अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पैनल नंबर 6 के वार्ड वासियों ने समाज सेवक राजेश टेकचंदानी का किया भव्य स्वागत, क्योंकि वार्ड की सारी समस्याओं का समाधान मिलने से वार्ड वासी हुए गदगद। आइए तो लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। बताइए, यहाँ पर क्या समस्या थी आपकी और किस प्रकार से वो हल हो गई? हमारा मेन पानी का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया। हमारा पानी नहीं आता था बिल्डिंग में, बहुत अच्छी तरह से अभी पानी हमारे नगर सेवक राजेश टेकचंदानी ने हमारी बहुत समस्या सोल्व करके दिया है। पानी का जो प्रॉब्लम था वो सोल्व किया है। मेन बात रोड का जो टूटा हुआ था, पूरा कई सालों से नहीं बन रहा था, वो भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बना के हमारी समस्या सोल्व कर दी वो भी। और हम उस नगर सेवक तो बहुत ही खुश है। और अब जो भी काम बोलते हैं हमारा तुरंत ही काम छट से और काम हो ही जाता है। जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमारा पट से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। हमारा रोड की समस्या, कुछ भी बात का प्रॉब्लम होता है, हमारा जल समस्या का सॉल्यूशन निकल जाता है। ये कौन सा एरिया है यहाँ पर? ये हमारा विनोद अपार्टमेंट बिल्डिंग है, नेहरू चौक पे। कितने सालों से आपको पानी की समस्या थी, ये रोड की समस्या? हमारे को कम से कम 2-3 साल से समस्या थी। आज हमारे को कम से कम 1 साल हो गया। हमारा पूरा काम बहुत अच्छी तरह से देख के बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम सोल्व होता है। और कोई भी बात का प्रॉब्लम होता है हमारा झट से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कोई तकलीफ नहीं होती हमको, कुछ भी कोई शिकायत नहीं है। देखिए, ये जो क्षेत्र है विनोद अपार्टमेंट का, ये क्षेत्र आता है उल्लासनगर 2 नंबर में। 2 नंबर के पानी के टाइमिंग्स अलग हैं। इनका पानी सुबह 5 बजे और 5:30 बजे आता था, उस वजह से इनको दिक्कत होती थी और वो लाइन में प्रेशर भी कम था। तो अभी और कभी बिजली का भी प्रॉब्लम होता था, वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही थी। तो अभी हमने इनको ऑफिशियली 2 नया लाइन गोल मैदान ब्लू लाइन का जो टाकी है वहाँ से दिलवाया है पिछले 1.5 साल से। वो अभी बढ़िया इनको पानी आ रहा है। अभी समन्वय में सिर्फ ये बिठाना था हमको कि गोल मैदान का टाकी और फिर 2 नंबर का पानी का अपना लाइट का टाइम चेंज होता है तो तभी प्रॉब्लम होता था। अभी बिजली विभाग से और पानी पुरवठा विभाग से हम लोगों को एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उस हिसाब से हम इनको सूचना दे देते हैं, तो वो प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो गया है। वो खत्म इस पूरे क्षेत्र का था। ये तो एक बिल्डिंग है, 8-10 बिल्डिंगें हैं लाइन से, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये परिसर में रास्ते की भी काफ़ी समस्या थी, तो उसके विषय में क्या करें? इस परिसर में क्या है, 4 साल पहले जो हमसे पूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए रास्ता खुदवाया था। वो ड्रेनेज का सिस्टम बनवा नहीं पाए और वो खुदवा के रास्ता आधे में ही छोड़ के ठेकेदार चला गया। किसी का कसूर हम नहीं निकालेंगे, लेकिन उस वजह से ये समस्या कायम रही कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट बनाएगा कि पीडब्ल्यूडी बनाएगा। तो अभी जो ये नया टेंडर निकला कि अपना बिटुमेन का, तो उस टेंडर में हमने ये रास्ते को समाविष्ट कराया और हमारे जो कमिश्नर आयुक्त साहब हैं डॉक्टर दयानिधि, उनको विज़िट करवाया, उनको बताया पूरे रोड पे रीसरफेसिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया और मान्य किया और हमको पहले BC और फिर ऊपर से AC लेयर, दोनों लेयरिंग का काम करा के दिया। अभी रास्ता एकदम दुरुस्त हो गया है, बढ़िया हो गया है। उसके लिए इन्होंने हमको आज बुलाया, सत्कार किया और मैं हमारे नागरिक को और दुकानदार भाइयों का और अपने वोटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतनी इज्जत हमको दी। थैंक यू। कोणार्क,
अपना शहर अपनी बात। एक तरफ जहां 850 करोड़ की लागत से बुद्ध भूमि प्रकल्प लगाए जाने की बात चल रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने कई कारखानों को नोटिस भेजे हैं और कई कारखानों के ऊपर की है कार्रवाई। जिंस कारखानों से अंबरनाथ में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने के बाद 5 जिंस वॉश कारखानों पर कार्रवाई। इन्हीं 5 कारखानों को पहले भी दी जा चुकी है नोटिस। अंबरनाथ नगर पालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कड़ी कार्रवाई करके बिजली और पानी कट कर दिया गया। 70 केमिकल कंपनियों को क्लोजर नोटिस देने के बाद अब जिंस वॉश यूनिट्स पर कसेगा शिकंजा। अंबरनाथ में खुलेआम राजनीतिक पार्टी और सरकारी अधिकारियों के आशीर्वाद से जिंस वॉश कंपनी वाले अपना कारोबार चला रहे हैं। इन कंपनियों से एसिड मिला पानी वाल्धुनी नदी, नालों एवं खेतों में छोड़ा जा रहा है। ये 550 के करीब कंपनियां इससे पूर्व उल्लासनगर में चलाई जाती थी। कंपनी मालिकों का कहना है कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन ये लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और शहर में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। ये कंपनियां आनंद नगर MIDC के पास, विकास पेट्रोल पंप के सामने, लोकनगरी, दीपक नगर, शिवाजी नगर, मोरिवली MIDC, बारकूपाड़ा, बुआपाड़ा, करौले गांव व अन्य परिसर में चलाई जा रही है। इनके बारे में यह भी शिकायत है कि ये अपने मजदूरों के लिए सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंबरनाथ नगर पालिका, आरोग्य विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी इसकी खबर है, लेकिन ये सरकारी अधिकारी आकर मालिक से जो सभी राजनीतिक दलों से है उनके साथ मिलीभगत करके अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं। एसिड पानी की प्रक्रिया के लिए कंपनी के बाहर प्लांट बनाया गया है, लेकिन वह नाम मात्र है। इन जिंस की कंपनियों के कारण आसपास एसिड की बदबू फैली रहती है, जो आम आदमी के सेहत के लिए खतरनाक है। विदित हो कि ये सभी जिंस कंपनियां उल्लासनगर 5 बसंत बहार परिसर में थी। यहाँ पर 2017 में कोर्ट के आदेश के बाद सभी 550 जिंस वॉश कारखाने अंबरनाथ, भिवंडी, डोंबिवली परिसर में स्थलांतरित हो गए। अंबरनाथ सबसे पास होने के कारण ज्यादातर कारखाने अंबरनाथ में ही जाकर बस गए। वहां जिंस का कारोबार कुछ नेताओं के आशीर्वाद से धड़ल्ले से चल रहा है। इन सब पर भी उल्लासनगर की तरह लाइट पानी कनेक्शन कट करके कड़ी कार्रवाई करने जाने की मांग की जा रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे ने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बात टैक्स की हो या वाल्धुनी नदी के प्रदूषण की, बातें तो उन्होंने अच्छी कही हैं, पर राज्य में खुद की सरकार होने के बावजूद भी कुछ ठोस कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आइए तो लेते हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी। देखिए, हाल ही में जैसा आप जानते हैं मेरी उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। तो अध्यक्ष के नाते या इसके पहले भी मैं एज अ पदाधिकारी शहर के मुद्दों पे हमेशा विषय लेते रहा हूँ। तो प्रामुख्य से अभी अध्यक्ष के नाते अभी आने वाले समय में कांग्रेस पक्ष को बढ़ाने के भी है और शहर के मुद्दे, नागरिक समस्या जो है वो सॉल्व करने के हेतु से हम लोग ने आयुक्त से उस दिन मुलाकात की और उसमें जो प्रामुख्य से बाकी भी विषय पे चर्चा हुई, क्योंकि हमारा शिष्टमंडल के सबके अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन प्रामुख्य से जो 2 विषय था उसमें पहला विषय जो था वो टैक्स के संदर्भ में था। हो रहा ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरी माताजी नगर सेविका है, तो पालिका में हमेशा यही बात होती है कि फंड नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, विकास काम हो नहीं रहे। तो ये होते हुए एक बाजू में जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो सोया पड़ा है और वहाँ पे किस लेवल पे क्या क्या गड़बड़ चल रही है, लोगों के अलग अलग तकरार है, उनको हैरेसमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब होते हुए आयुक्त साहब के मैंने निदर्शन में लाया, मतलब साहब ये सब हम यहाँ बोल रहे पैसा नहीं है और यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट में इतने बड़े घोटाले चल रहे हैं। उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा है जो 73.5% टैक्स जो रेंटल पे हम देने के बाद 73.5% टैक्स भरना पड़ता है। तो इस चक्कर में हो रहा ये है कि उल्लासनगर शहर में कोई भी बड़े कॉरपोरेट कंपनीज नहीं आ रहे, क्योंकि उन लोग वाइट में पूरा काम करते, जो ब्लैक में काम करते उनके साथ हमारे टैक्स डिपार्टमेंट वाले सेटिंग करके उसमें भाड़ा कम दिखा के उनका एडजस्टमेंट चल रहा है। तो अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि न पालिका को पैसा आ रहा है, न वो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, न बेचारा जो हमारा व्यापारी हो या कोई हमारे सिटीज़न हो उसको भी उसमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा जो टैक्स जो पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है, सिर्फ कल्याण में है और उल्लासनगर में है, तो ऐसे टैक्स को रद्द करने की ऑलरेडी महासभा में ठहराव हो चुका है। महासभा में ठहराव होने के बाद में बार ठहराव होने के बाद में भी फिर आके विषय आके उसको कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है? वो टैक्स हटानी चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांग है। आप देख रहे हैं कि उल्लासनगर में इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट जैसे मैकडोनल्ड्स हो, KFC हो,
बिग बाजार है, ये सभी कंपनियां जा रहे हैं। ये नागरिक मतलब ये एक शहर का नाम रोशन करने वाले ये जो बड़े बड़े ये जा रहे हैं, ये सब टैक्स के चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी उतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं जो भाड़े पे दे रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो हमारे आग के नीचे जो बिल्ली दूध पी रही है टैक्स डिपार्टमेंट में आग बंद करके, वो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा। और ये जो अन्यायकारक टैक्स है ये तुरंत रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने आयुक्त से निवेदन दिया है, आयुक्त ने बोला हाँ ये विषय हम लोग को लेना है, हम अपेक्षा करेंगे कि वो जल्द से जल्द ये विषय करे। नहीं करेंगे तो हम पूरे शहर भर में इस बारे में इस विषय पे लोगों के सपोर्ट से एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और जब तक ये 63.5% टैक्स रद्द नहीं होता तब तक हम इसका पूरा पार्ट पूरा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोलब्रो कंपनी को जीआईएस मैपिंग का काम दिया गया था। उसका उद्देश्य यही था कि ये शहर के जो लोग एरिया कम दिखा के चोरी कर रहे, अच्छा आज बस्ती में, झोपड़पट्टी में, चाल में ये लोग बेचारे पूरा टैक्स भर रहे, जो जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, जिनको नागरिक सुविधा नहीं मिल रहे, लेकिन वो बेचारे टैक्स पूरा भर रहे। और जो लोग चोरी कर रहे वो टैक्स चोरी करके इन लोग आपस में ये कर रहे। तो सर्वे करके उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ। अच्छा, वो कंपनी का पूरा पेमेंट हो गया, सर्वे करके वो अपना पैसा लेके बैठ गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दे पे भी हमने जोर डाला कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जिसका जो टैक्स है, जो 200 फुट वाला बेचारा है वो 200 फुट का टैक्स भर रहा है, और जो 2-2 हज़ार स्क्वायर फुट का ये बांध के बैठा है कमर्शियल, वो टैक्स नहीं भर रहा है। तो ये विषय पे कमिश्नर साहब से चर्चा हुई, देखते हैं आने वाला समय से हम अपेक्षा करेंगे कि कुछ ना कुछ हो। दूसरा जो विषय था उसमें हाल ही में 15-20 दिन पहले बड़ा पोल्यूशन का मैटर, मतलब ये हमारा 5 नंबर का जो परिसर है, शिव मंदिर से लेके भरतनगर, समता नगर, इस परिसर में वायु गलती से नदी पात्रा में लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उस टाइम मैं खुद रात भर उधर रुका था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आए, हम लोग ने सोर्स ढूंढने का काम किया कि कहाँ से हुआ, टैंकर से हुआ है, कंपनी से हुआ, वो भी समझा नहीं। फिर रात में फायर ब्रिगेड के इससे पानी नदी पात्र में डाले गए, ऐसे सब हुए। तो इस विषय में पोल्यूशन के संदर्भ में विषय ऐसा है कि ये घटनाएं बार बार हो रही है, कभी वडल में होती है तो कभी यहाँ हो रही है। तो हो रहा है इसमें भी ऐसा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आ रहे, कुछ मतलब उस टाइम पे कार्रवाई कर रहे, टेम्पररी कार्रवाई, और कार्रवाई होने के बाद में थोड़ा दिन वो मैटर गर्म होता है तो कुछ होता नहीं है, फिर 3-4 महीने बाद ये वापस वैसे ही विषय होता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतने बड़े पैमाने पे, फिर जीन्स कारखानदार का भी हाल ही में परसों ही रेड होके पता चला है 5 कंपनीज पे कार्रवाई हुई। तो मेरा कहना यही है कि ये विषय बहुत गंभीर है, ये विषय लोगों के जान से खिलवाड़ का विषय है, उनके आरोग्य से का विषय, ये कोई विषय बाकी जैसे विषय जैसा नहीं है। तो इसमें कृपया करके किसी को बख्शा ना जाए, इसमें जो भी दोषी हो, कोई भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी हेतु से कमिश्नर साहब के मैंने ये ध्यान में लाया, और कमिश्नर साहब के ध्यान में लाने के बाद, क्योंकि ये विषय सिर्फ यूएमसी से रिलेटेड नहीं, इसमें पुलिस प्रशासन, यूएमसी और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तीनों डिपार्टमेंट है। तो मैंने कल खुद पर्सनली मंत्रालय जाके हमारे जो प्रधान सचिव है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के महेश्कर मैडम, उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके पास सामने ये विषय रखा, उनसे चर्चा की, उनको सारी विषय के माहिती दी। मैं बोला ये टेम्प्ररी कार्रवाई से नहीं होगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन इसमें चाहिए। हमारी वो पूरी जीवित नदी को तो ऐसे ही पूरे मार चुके हैं इतने सालों में, अभी लोग उस नदी पात्रा में लोगों को मारने का इनका इरादा यही बचा है। वो नदी तो मरी चुकी है, वो तो उसको डेड वाटर बोलते हैं, वो वाटर ना धोने के काम का है, न उसमें कोई जीव जंतु रह सकता है। तो उसके बाद में क्या अभी लोगों को मारेंगे? तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय शहर के रिलेटेड में, इस विषय पे मैंने उनको भी सब चर्चा की है। और इसके अलावा आज भी जो बैंड प्लास्टिक है, वो बैंड प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह शहर में हो रही है, उसका सेल भी हो रहा है। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसलिए इस बात पे चर्चा की है, उनको निवेदन दिया है। ये दोनों विषय का गंभीरता लक्ष्य के लेते हुए हम तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरह इसका फॉलोअप लेंगे। मैं नागरिकों को आपके माध्यम से निवेदन देता हूँ कि आपके पास ये दोनों विषय से संदर्भ में कोई भी माहिती हो या कोई भी तकलीफ हो, आप हमारे कांग्रेस कार्यालय में संपर्क कीजिए या मुझे आके संपर्क कीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भाजपा के स्वीकृत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी हमेशा अपने स्पष्ट और खुले विचारों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं, और इस बार उन्होंने चर्चा का विषय चुना है उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी को लेकर। आइए तो जानते हैं क्या हैं उनके विचार अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के बारे में।
देखिए, मैं भी सिंधी समाज से संबंध रखता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि पूरे सिंधी समाज ने पूरे भारत से और कई विश्व के सिंधी लोग जो समाज बसता है उसने राम मंदिर के लिए कुल मिलाकर 211 चांदी की ईंटें अयोध्या में जाकर दान की है और उसका मुझे बहुत ही आनंद है। जितना इसकी खुशी माना जाए, क्योंकि राम मन का निर्माण हो रहा, मंदिर का निर्माण हो रहा और सिंधी समाज का उसमें उसका हिस्सा न हो तो ये बात नहीं हो सकती। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम के प्रति हम जितना कुछ करेंगे उतना कम है। देखिए, जिस तरह से आमदार आनन फानन में अयोध्या गए हैं, जिसके लिए उनकी कोई भी नियोजन नहीं था और केवल मात्र 2 जो अपने चांदी की ईंट दी है, जबकि पूरे सिंधी समाज ने 211 दी है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उल्लासनगर जो है वह दान शूरों का शहर है। आप सवेरे देखेंगे लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गरीबों को देते हैं। और कोरोना में हमने देखा किस तरह से समाज उमड़ कर दान करता है। श्री राम मंदिर के लिए अगर पूरे समाज से नियोजन करके जाते तो उल्लासनगर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में उल्लासनगर में सिंधी समाज रहता है, और उल्लासनगर से कम 100 ईंटें दी जाती। और जिस तरह से आमदार वहाँ पर गए हैं और उन्होंने जाकर केवल 2 ईंटें दी हैं, कहीं न कहीं उल्लासनगर के लिए यह थोड़ी, अगर देखेंगे तो हमको थोड़ा डिप्रेस करना या कहें कि हमारे लिए थोड़ा शर्मसार होना या हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर थोड़ी आंच लगना, ऐसे शब्द अगर इसके लिए प्रयोग किए गए तो कोई भी मेरे हिसाब से इसके लिए कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि आमदार कुमार अइलानी, अध्यक्ष जमनू पुरसवानी, सिंधी समाज के बड़े नेता महेश सुखरामानी, इस तरह के जब नेता गए हैं वहाँ पर, मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि उल्लासनगर से इन्होंने नियोजन किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं महेश सुखरामानी जी। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि महेश जी ने स्वयं और तुम्हारे बाकी 2 लोगों ने, मुझे पता पड़ा, एक कुमार अइलानी और एक अनु मनवानी, इन्होंने एक ईंट दान करी है। बाकी किसी उल्लासनगर को अगर संपर्क नहीं किया गया इतना बड़ा कार्यक्रम रखने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इसकी भविष्य में सुधार हो सकती है। और इसका अगर कोई प्रयास आमदार की तरफ से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये प्रयास नहीं आमदार कर रहे हैं, तो सिंधी समाज में केवल किसी पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं, ये राम मंदिर सभी हिंदुओं का मर्यादा पुरुषोत्तम है। सभी दल आकर इस तरह से उल्लासनगर की जो प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि केवल 2 ईंटें गई है, सभी लोगों ने आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें नहीं तो धन का दान करना या किसी तरह से भी उल्लासनगर का एक नाम हो जिसमें मंदिर बनाने में उल्लासनगर का भी हिस्सा हो और हमें लगे कि मेरे भगवान के लिए मैंने भी चंदा दिया। ऐसी योजना भविष्य में सभी सिंधी समाज ने बनानी चाहिए और जब ऐसा लगा कि भाई हमें यह करना होगा तो हम अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं उल्लासनगर का नाम ऊंचा नहीं, अपने खुद का नाम ऊंचा करने के लिए ये खाली फटाफट में 2 ईंटें तो नहीं लेके गए। देखिए, यह प्रश्न जो आप कर रहे हो, मैं इस पर यही उत्तर दूंगा कि नियोजन की कमी, अनुभव की कमी, सही मायने में लोगों को साथ जोड़कर न चलना, बहुत सारी कमियां हो सकती है। सलाहकार सही नहीं होना, इसका तो हम विश्लेषण कर सकते हैं ना। अभी खुद का नाम ऊंचा करने के लिए गए या नहीं गए, ये तो एक, मैं समझता हूँ, विश्लेषण करना होगा। ऐसे सीधे आरोप करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आमदार बीजेपी के गए हैं वहां पर, महेश सुखरामानी जी गए हैं जो कई सालों से उन्होंने बीजेपी में काम किया है। आपका डायरेक्टली ऐसा कहना है कि उनको नियोजन करना नहीं आता है, उनको अनुभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको अनुभव नहीं है। उन्होंने अच्छे नियोजन किए हैं और वो करते रहेंगे। इस मामले में जरूर चूक उनसे हुई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 850 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे बुद्ध भूमि प्रकल्प को खतरा है वाल्दुनी नदी के केमिकल प्रदूषित पानी से। वाल्दुनी नदी में कई फैक्ट्रीज का केमिकल बहाया जाता है, जिसके कारण इस नदी का पानी हमेशा प्रदूषित रहता है। आइए तो देखते हैं इस बारे में क्या है पूरी रिपोर्ट।
सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। वाल्धुनी बिरादरी यह जो संगठन अनेक वर्षों से कार्यरत है स्वच्छता की दिशा में। इस संगठन के अनेक सारे समाज सेवक, धम्म सेवक और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। सभी को मैं मंगल मैत्री ज्ञापन करता हूँ। जो कल्याण शहर में वाल्धुनी रिवर जो बहुत ही खूब पुराने और प्रसिद्ध है, जिसके से कहावत है, पुराने लोग जब हमेशा आते हैं कहते हैं इस नदी के पानी इतने स्वच्छ थे कि वो पीने लायक तो पीते थे, और अन्य घरगुती कार्यों के लिए भी ये नदी के ही पानी इस्तेमाल होते थे। लेकिन पिछले अनेक वर्षों से काफ़ी जो दिक्कतें इस विषय में है, क्या यहाँ जो केमिकल का जो निस्सरण होते हैं अनेक कारखानों के द्वारा, उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण परिसर में जो सारे कारखाना अधिकृत अनधिकृत ऐसे स्थापित है। तो ये जो कारखाने हैं कुछ जब ऐसे अभियान होते हैं तब थोड़े दिनों के लिए, महीनों के लिए बंद रखते हैं, वापस वो लोग सरकारी यंत्रणों को हाथ में लेकर अपना काम वापस चालू रखते हैं। तो इसमें सारे जो कॉरपोरेशन के अधिकारी होंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी होंगे, रीजनल है और स्टेट के हैं, सेंटर के इसमें जुड़े होंगे क्या कुछ पता नहीं, लेकिन सारे मिलजुल के ऐसे वो लोग जो लोगों के, पब्लिक का जो एक राइट है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, प्योर जो शुद्ध श्वास लेना, ये हमारे राइट होते हैं। संविधान ने इसे हमें अधिकार दिए हैं। इस अधिकार का भी अनदेखा ये लोग करते हैं, और सालों से तमाम लोग जो नदी के आसपास गरीब लोग यहाँ बसे हुए हैं, इनको ये जो केमिकल युक्त श्वास लेना पड़ता है हवा के द्वारा। और नदी का जो शुद्धता होनी चाहिए, नदी में काफ़ी सारे डर्ट है, पानी पूरी काले है, केमिकल युक्त है, तो ये नदी भी स्वच्छ होना है। इसके लिए जो हमारे सारे साथी, ये जो वाल्धुनी बिरादरी के सारे लोग कार्यरत है, इनको मैं खूब शुभकामनाएं देता हूँ। उनके इस कार्य के साथ हमारे बुद्ध भूमि फाउंडेशन के तमाम भिक्षु संघ, साधक साधिकाएँ, उपासक उपासिकाएँ, हमारे मेंबर्स जुड़े हैं। हम नए सिरे से इस कार्य को इस बिरादरी के साथ मिलकर शुरू करेंगे, और ऐसे हम कटिबद्ध होते, ऐसा संकल्प करते हैं इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमेशा बीच बीच में चलते आ रहे हैं 10 साल से, 15 साल, 20 सालों से, लेकिन कहीं जाके ये अटक जाते हैं। तो ऐसे हम कामना करते हैं, ऐसे आशा रखते हैं, क्योंकि यहाँ सारे जो सज्जन उपस्थित हैं इनके द्वारा ये कार्य शायद अंजाम तक पहुँचे, और इसके लिए हम पूरी ताकत से, पूरी तन मन धन से जुड़े रहेंगे। ऐसे मैं यहाँ एक आश्वासन देता हूँ, अभिवचन करता हूँ। सबका खूब खूब धन्यवाद, सबका खूब मंगल है। भंते जी, हम 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती अवसर पर नदी स्वच्छता अभियान नामकरण और देने के बारे में हम सोच रहे हैं। हमारा ऐसा प्रस्ताव है, जो प्रकल्प बन रहे हैं उनको भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नामकरण किया जाए, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। कृपया उस प्रस्ताव को लेकर आपका शुभ आशीर्वाद हमें चाहिए। हाँ, ये काफ़ी सुंदर प्रस्ताव है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नदी स्वच्छता अभियान। तो इस विषय में हम चाहे तो एक बार व्यवस्थापन करेंगे, एक बार हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, तो इस अभियान को क्या नाम दिया जाए, कौन से नाम से इस अभियान को चलाया जाए, तो इसके बाद चाहे तो एक बार हम लोग ठहराव करके सार्वजनिक सब लोग मिलके तो ये अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याणपुर विठलवाड़ी के हिंदू शमशान भूमि की दीवारें जो ढह चुकी हैं, अगर उन्हें 10 दिन में नहीं बनाया गया तो यह काम पूरा करेगी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की आम आदमी पार्टी। ऐसा ऐलान किया है पार्टी अध्यक्ष एडवोकेट धनंजय जोगदंड ने। मी धनंजय जोगदंड, आम आदमी पक्ष कल्याण डोंबिवली अध्यक्ष, आपणा सांगू इच्छितो की विठ्ठलवाडी कल्याण पूर्व येथील हिंदू स्मशानभूमी येथील लहान मुलांची जी दफनभूमी आहे, म्हणजे ती लहान मुलं 14 वर्षाच्या आतमध्ये असतात आणि ते जर मयत झाले तर या ठिकाणी त्यांना दफन करण्याचं काम केलं जातं। तर या ठिकाणी महापालिकेने शौचालय बांधायचं काम सुरू केलं होतं, आणि आपण बघू शकता की बोर्डवर त्यांनी असं लिहिलंय की नूतनीकरणासाठी सदरची भिंत, संरक्षण भिंत तोडली आहे। दफन नातेवाईकांनी याची जबाबदारी घ्यावी की दफन केलेल्या समजा त्या लहान बालकाची,
म्हणजे मला ह्या महापालिकेची कीव येते की आज इथे वर्षानुवर्ष 25 वर्षापासून शिवसेना भाजपची सत्ता आहे. हे साधं आमचं दफनभूमीचं सुद्धा काम हे व्यवस्थित बघू शकत नाही आहे. आपण बघू शकता ह्या संरक्षण भिंतीचा जो तोडलेला भिंत आहे, आम्ही यांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. पत्रव्यवहार करून यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही येत्या 10 दिवसामध्ये जर ही भिंत तोडलेली भिंत जर तुम्ही बनवली नाही तर आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते स्वखर्चाने उभी राहून हे भिंत बनवण्याचं काम पूर्ण करतील. आणि आज आम्ही ते काम हाती घेतलेलं आहे आणि हे पूर्ण काम केल्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. मानसिक तकलीफों के चलते एक व्यक्ति को उसके परिवार ने एक जगह बांधकर रखा हुआ था. परिवार उस व्यक्ति को छोड़कर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था और खेल यहीं हो गया. उस बंधे हुए व्यक्ति को तेंदुआ खा गया. आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट. दिल को दहला देने वाली घटना एक सामने आई है, जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग को एक तेंदुए ने उस समय अपना शिकार बना लिया जब वह चेन से बंधा हुआ था. बुजुर्ग के शरीर में कुछ हिस्सों को खाने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया. घटना गुजरात के अमरेली जिला में गिर ईस्ट डिवीजन में स्थित ढलकनिया रेंज में हुई है. मृतक की पहचान मन्नू सावरिया के रूप में हुई है. अमृतपुर गांव में रहने वाले मन्नू दिमागी तौर पर अपरिपक्व था. वह गांव में अक्सर लोगों को काट लेता था. दृष्टिहीन होने के कारण एक बार वह गांव में कुएं में भी गिर पड़ा था. परिजनों ने उसे फार्म हाउस में चेन के जरिए बिस्तर में बांध दिया था ताकि वह खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके. घटना वाले दिन उसके परिजन सूरत में एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे. उसकी देखरेख का जिम्मा नज़दीकी रिश्तेदार के साथ एक नौकरानी पर था. बताया जाता है कि रिश्तेदार और नौकरानी सुबह 4 बजे जब खेत में गए थे तब तेंदुए ने फार्म हाउस पर धावा बोल दिया. मन्नू चेन से बंधा होने की वजह से जानवर का प्रतिरोध नहीं कर पाया. मन्नू के पड़ोसी इलियास ने कहा कि वो बेहद ही चुस्त था. वह अकेले 3 से 4 लोगों से लड़ सकता था. अगर उसके हाथ बंधे ना होते तो वो तेंदुए को हरा सकता था. उसका कहना था कि मन्नू दिमागी तौर पर अपरिपक्व था. इसकी वजह से वह गांव के लोगों से अक्सर उलझ जाता था. उधर फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि उन्हें पता चला कि एक बुजुर्ग को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अगर रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि मन्नू को चेन से बांधा हुआ था तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि तेंदुए की धरपकड़ के लिए पिंजरे को भी तैयार कर लिया गया है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. बड़े ही इंतजार के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकल ट्रेनें जनरल पब्लिक के लिए शुरू करने का ऐलान किया है. पर ये ट्रेनें निर्धारित वक्त पर ही चलाई जाएंगी. जनरल पब्लिक को एक स्पेसिफाइड टाइम में ही लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का आदेश दिया गया है. आइए तो देखते हैं क्या है इस पर पूरी जानकारी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. प्रेमिका को मित्र ने पटा लिया. इस बात का गुस्सा लेकर नवी मुंबई में एक व्यक्ति ने अपने उसी मित्र का चाकू मारकर कर दिया कत्ल. आइए तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं नवी मुंबई पुलिस जोन 1 के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगडे से. 26 जानेवारीला संध्याकाळी 4 वाजता एक रिक्षावाल्यानं मेसेज दिला नेरूळ रबाळे MIDC पोलीस स्टेशनला की शिळफाटा या रोडवर महापेती शिळफाटा रोडवर एक डेड बॉडी पडलेली आहे. तात्काळ सर्व अधिकारी तुर्भे आणि रबाळे MIDCचे अधिकारी सिनियर इन्स्पेक्टर त्यांचे क्राईम PI आणि स्टाफ त्या ठिकाणी पोहोचला. सर्व वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी एक डेड बॉडी मिळून आली, ज्याच्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर आणि लेफ्ट साईडला चेस्टवर चाकूचे तीक्ष्ण हत्याराचे वार केल्याचे दिसून आले. या गुन्ह्याचा तपास तात्काळ सुरू करण्यात आला. ही माहिती सदर प्रेताचे फोटो क्लीन फोटो सोशल मीडियावर टाकण्यात आले, व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर टाकण्यात आले सिनियर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या. त्या आधारे तळोजा पोलीस स्टेशनचे सिनियर इन्स्पेक्टर श्री चव्हाण यांनी त्यांच्या सर्व स्टाफला ते फोटो दाखवले आणि त्यांच्या स्टाफपैकी एक पोलीस कर्मचारी श्री मुंडे यांना तात्काळ आठवलं की सकाळी एक कुटुंब त्याच्याकडं चौकशीसाठी येऊन गेलं होतं एक मिसिंग दाखल संदर्भात. मैताचा फोटो त्यांनी घेऊन ठेवलेला होता. त्या फोटोच्या आधारे त्यांनी आम्ही पाठवलेला फोटो टॅली केला असता तो एकच असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर तात्काळ त्यांनी या रबाळे MIDC सिनियर इन्स्पेक्टरला कळवलं आणि तात्काळ आम्ही त्या मैताचा शोध घेतला असता. तो डोंबिवलीचा रहिवासी असून तो एका बेकरीमध्ये काम करतो. त्याचं नाव आमिरुल हसन असून त्याचं वय 19 आहे. हा मूळचा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असून त्याचं मिसिंगची तक्रार टिळकनगर पोलीस स्टेशनला दाखल आहे. रातोरात तपास करण्यात आला आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे त्याचा एक मित्र आहे जो चेंबूरला राहतो
ज्याचं नाव आहे जुबेर हसन खान. हे दोघेही मित्र आहेत. जुबेर हसन खान आणि तो एकत्र त्यांनी रिक्षानं जाताना त्या ठिकाणी या जुबेरनं या मैताचा रिक्षा चालवतानाच पाठीमागून वार करून रिक्षा थांबून खून केलेला. त्याची बॉडी त्यांनी त्याच ठिकाणी टाकून दिल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. मैत आणि हा दोघे मित्र होते. आरोपीनं मैताच्या मोबाईलवरून एकदा आपल्या मैत्रिणीला उत्तर प्रदेशला फोन केला होता आणि त्यानंतर ह्या मैताचं आणि त्या मुलीचंच प्रेम प्रकरण सुरू झालं. हे जेव्हा आरोपीला कळलं त्याचा राग मनात ठेवून त्यांनी पूर्ण तयारीनिशी रिक्षामध्येच जाता जाता या मैताचा खून करून पेट टाकलेला आहे. आरोपीला रबाळे MIDC पोलीस स्टेशननी ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे. पुढील तपास रबाळे MIDC पोलीस स्टेशन करत आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये थी कुछ ताज़ा तरीन खबरें हमारे शहर और देश से जुड़ी. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.